हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। हमारा यह सेशन बीपीएससी 67th बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना है उन टॉपिक्स को हमको डील करना है। इस सेशन में, आज के सेशन में हम अगेन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक होगा रसिया यूक्रेन क्राइसिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। अभी ये क्राइसिस रसिया यूक्रेन का जो वॉर है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक रहा है लोगों के बीच में। इसके कंसर्न्स को लेकर काफी ज्यादा लोग, पूरा वर्ल्ड चिंतित है इसके लेकर। तो इसी के बारे में हमको जानना है। हम आज इसके हर एक डायमेंशन पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर क्या कारण है, इस पे रसिया का क्या स्टैंड है, वेस्टर्न कंट्रीज का क्या स्टैंड है, इसका ग्लोबल वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्पेशली इस वार का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। तो ये सारे डायमेंशन हम इसमें आज कवर करने वाले हैं। और ये रसिया यूक्रेन का क्राइसिस बहुत काफी लंबे समय से चलते आ रहा है और इस बार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित हो सकता है। तो अगर रसिया यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन वॉज ए मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन अंटिल 1991 व्हेन इट वॉज डिसइंटीग्रेटेड। अगर थोड़ी सी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें इस टॉपिक में, तो यूक्रेन जो है वह रसिया का ही पार्ट था। बेसिकली यूएसएसआर का, ये इरिस्ट वाइल यूएसएसआर, कि वह यूएसएसआर का पार्ट था। जब यूएसएसआर का 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, देन यूक्रेन जो है वह यूएसएसआर से सेपरेट हो जाता है, वह अलग कंट्री इस्टेब्लिश हो जाता है। इस क्राइसिस को, ये ऐसा पहली बार हो रहा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और बाल्कन क्राइसिस 1990s, कि जब कोई एक यूरोपियन कंट्री दूसरे यूरोपियन कंट्री पे अटैक किया है। तो ये बहुत दिनों के बाद ऐसा स्थिति आया है कि जब एक कंट्री ने, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइज कंट्री ने दूसरे यूरोपियन कंट्री पे वार किया है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 एंड बाल्कन क्राइसिस ऑफ 1990s। और जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, टिल देन रसिया हमेशा चाह रहा था उस पे, यूक्रेन पे अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था। बिकॉज इसका जो पोजीशन है यूक्रेन का, ज्योग्राफिकल पोजीशन भी बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और बाल्कन क्राइसिस, एक ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एक सुपर पावर यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, उसके बाद यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक छोटे से कंट्री, मेजर कंट्री यूक्रेन को वह उस पर अटैक किया है। और इसके बहुत सारे कारण भी है। उस कारण की अगर हम बात करें तो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में अगर बात करें तो पहला जो कारण, इसका मुख्य कारण है, वह शेयर्ड हिस्ट्री है। जैसा कि जस्ट मैंने आपको बताया कि दोनों पहले एक ही थे, लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, रसिया अलग हो जाता है, यूक्रेन अलग हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रसिया हमेशा अपना कंट्रोल यूक्रेन पे बनाए रखना चाहता था। दैट्स वाई इसको फुली एक तरीके से कह सकते हैं कि वो डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग हो गया, फिर भी अगर किसी का इंपैक्ट उस पर रहा था तो वो रसिया का अभी तक था। लेकिन जब यूक्रेन अब खुद को एक फुल फ्लेजेड सोवरेन स्टेट बनाने की राह पे निकला, तो रसिया को बहुत सारी से लॉसेस हो सकते थे। और इसी कारण 2013 में एक मूवमेंट होता है, यूरोमैडन मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली इट वाज अ वेव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सिविल अनरेस्ट इन यूक्रेन which began in 2013 due to government getting closer to Russia than EU, यूरोपियन यूनियन। 2013 में एक मोमेंट होता है जब 2013 में जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट रहती है वह रसिया के काफी क्लोज होते जाती है, जो कि वहां के लोगों को पसंद नहीं था। और यूरोपियन यूनियन का भी एक मेजर अलाय रहा है यूक्रेन। तो उसी समय एक मूवमेंट होता है जो सिविल अनरेस्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यूक्रेन की वह रसिया के क्लोज होते जाती है, इसलिए वहां पे रसिया में एक मूवमेंट होता है जिसे हम लोग यूरोमैडन मूवमेंट कहते हैं। दिस इज बेसिकली सिविल अनरेस्ट इन दैट रीजन। एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो जाता है। उसके बाद 2014 में डोनबास रीजन में, अगेन द डोनबास रीजन ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन हैज बीन फेसिंग अ प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट सिंस 2014। यूक्रेन ब्लेम्स रसिया फॉर दिस। 2014 में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है डोनबास में। वहां के लोग, कुछ लोग जो होते हैं वो रसिया के सपोर्ट में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यूक्रेन अगेन ब्लेम करता है रसिया को इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट के कारण। और इसी को लेकर 2014 में रसिया जो है
वह क्रीमिया पेनिनसुला है यूक्रेन का, उस पर वह कब्जा कर लेता है। और जैसा कि मैंने जस्ट अभी बताया कि यह वर्ल्ड वार 2 के बाद या बाल्कन क्राइसिस के बाद कहिए कि यह पहली बार होता है जब कोई यूरोपियन कंट्री किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के किसी टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेता है। तो जब यह सेपरेटिस्ट मूवमेंट होता है, एट दैट टाइम रसिया जो है वह क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है। दूसरा अगर इसका एक मेजर कारण देखें, बैलेंस ऑफ पावर का, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या फिर रसिया हो, यूक्रेन बहुत ही ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट टेरिटरी है। ये एक ट्रांजिशन जोन, बफर स्टेट की तरह एक्ट करता है, जो इस टेरिटरी पे यूक्रेन पे अपना कंट्रोल रखेगा, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर में रहेगा इन दैट रीजन, क्योंकि यूक्रेन बहुत अच्छा एक ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ट्रेड्स वहां से क्रॉस होते हैं, शिपिंग क्रॉस होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर उन्हीं के हाथ में रहेगा जिसका यूक्रेन पे कंट्रोल रहेगा। तो रसिया जब 1991 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बावजूद भी वह यूक्रेन पे अपना कंट्रोल बनाए रखता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स की बात करें तो यह धीरे धीरे उसका होल्डिंग कम होने लगा था, डिक्लाइन होने लगा था। वेस्टर्न कंट्रीज का, स्पेशली नाटो ग्रुपिंग कंट्रीज का यूक्रेन पे इंफ्लुएंस बढ़ने लगा था, उनका ट्रेड राइज बढ़ने लगा था, यूरोपियन यूनियन भी क्लोज होने लगा था। तो बैलेंस ऑफ पावर अगेन अ मेजर कॉज फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट। जैसा कि मैंने बताया, यूक्रेन एक्ट एज ए बफर फॉर बोथ फॉर यूएसए एंड ईयू, यूक्रेन क्रूशियल बफर बिटवीन रसिया एंड द वेस्ट। जिसका इस पे कंट्रोल रहेगा, उस पूरे रीजन का कंट्रोल वो अपने अंदर में कर सकता है। उसका ट्रेड हो, उसके वाइल रीजन्स हो, इसका मीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स हो, वह सब उसके कंट्रोल में आ सकता है। तो यह एक मेजर कारण है इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन का, क्राइसिस का एक मेजर कारण है। तो इमीडिएट कॉज अगर आप कहना चाहे तो यूक्रेन नाटो मेंबरशिप, यह रिसेंटली यूक्रेन ने नाटो मेंबरशिप अपनाने के लिए कदम बढ़ाया था। चूंकि अब यह यूएसएसआर का अर्लियर पार्ट था, तो अगर यह नाटो का मेंबर बनता तो यह रसिया को मंजूर नहीं था, क्योंकि 1991 में भले ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, इसका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन तब भी रसिया के साथ बना रहता है। अब यूक्रेन ने रिसेंटली क्या किया था, अनाउंस किया कि वो नाटो का मेंबर बनने वाला है, और रसिया को यह रास नहीं आया। रसिया ने कहा कि यूक्रेन भले ही डिसइंटीग्रेट हो गया तो स्टिल इज ए पार्ट ऑफ रसिया, मतलब रसिया का उसमें बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, बहुत दिनों से कंट्रोल पे रहा है। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी यूक्रेन की, उन्होंने नाटो मेंबरशिप के लिए कदम बढ़ाया था। और नाटो का जो प्रिंसिपल्स है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5, इस आर्टिकल 5 का जो हेडिंग है वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 ऑफ नाटो, उसके बहुत सारे रूल्स है, उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 5। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बाहरी कंट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नाटो ग्रुपिंग के किसी भी कंट्री पर अटैक करती है, तो वह अटैक सिर्फ एक कंट्री या एक रीजन पे नहीं माना जाता, वह कलेक्टिव अटैक माना जाता है। कि अगर नाटो में बहुत सारे मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन है, यूएसए है और भी अदर कंट्रीज है, अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री पे कोई दूसरी सुपर पावर, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी एक कंट्री पर अटैक करती है, दिस अटैक कंसिडर्ड एज ए कलेक्टिव अटैक। और नाटो का प्रिंसिपल है कि अगर जब कोई किसी हमारे मेंबर कंट्रीज पे कोई अटैक करेगा तो हम कलेक्टिवली भी फाइट करेंगे। तो चूंकि अब यूक्रेन जो है इसका मेंबर बनने वाला था नाटो का, और रसिया ने इस पे अटैक कर दिया, तो नाटो का जो प्रिंसिपल है, इट नाटो कंसिडर दिस अटैक एज ए कलेक्टिव अटैक ऑन नाटो ग्रुपिंग। तो एक मेजर रीजन ये भी है इस बड़े युद्ध का, कि नाटो का प्रिंसिपल ही है कि अगर किसी एक कंट्री के, आप नाटो के किसी भी मेंबर पे आप अटैक करते हैं,
this attack considered as a collective attack and the whole NATO grouping attack on that organization or that country collectively, because Article 5 provides for collective responsibility of the NATO. तो ये तो कुछ मेजर कॉजेस थे जिसने हमने देखा। अब बात करते हैं रसिया के स्टैंड की। आखिर रसिया का इस मैटर पे क्या स्टैंड है? वेस्ट का भी स्टैंड है, इंडिया का भी अपना स्टैंड है इस मैटर में। तो रसिया का स्टैंड है, रसिया सीकिंग एश्योरेंस फ्रॉम यूएसए दैट यूक्रेन विल नॉट बी इंडक्टेड इनटू नाटो। रसिया का कहना है कि वो यूएसए से एश्योरेंस चाहता है कि आप एश्योर कीजिए, ये युद्ध तभी समाप्त हो सकता है जब आप यूएसए एश्योर करेगा कि जो यूक्रेन है वह नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। रसिया का फर्स्ट डिमांड है, अगर इस यूक्रेन को, इस क्राइसिस को खत्म करना है तो रसिया का फर्स्ट डिमांड है कि यूएसए इंश्योर करे, एश्योरेंस दे कि यूक्रेन विल नॉट बी नाटो। रसिया स्टेटेड दैट टेंशन इज बीइंग जनरेटेड टू प्रिवेंट यूरोप फ्रॉम कोलैबोरेटिंग विथ रसिया ऑन द एनर्जी फ्रंट। रसिया का यह भी कहना है कि ये जो टेंशन राइज हुआ है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप बनाना है या नहीं बनाना है, बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी है जो वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप किया है। उनका मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है रसिया के अकॉर्डिंग, कि वेस्ट का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि रसिया को प्रोहिबिट किया जाए यूरोपियन यूनियन के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। जो एनर्जी प्रोजेक्ट वो साइन करने वाला था उसको, उसमें हडल पहुंचाने के लिए यह एक कॉन्स्पिरेसी तैयार किया गया था और जो इसमें रसिया इन्वॉल्व हो गया। वो एक जो प्रोजेक्ट है, जो एनर्जी फ्रंट पे रसिया जो है यूक्रेन यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करने वाली थी, वह नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है दैट इज एम्ड एट सप्लाइंग रशियन गैस टू सेंट्रल यूरोप। जो रशियन गैसेस है वह यूरोप को प्रोवाइड करने के लिए एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट साइन हुआ था, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन। अब इससे क्या होता कि यूरोपियन यूनियन को गैस मिलता और रशियन यूक्रेन को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग होता, उसके रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ते। रशिया इज कीपिंग द टेंशन हाई एट द यूक्रेन बॉर्डर इन ऑर्डर टू गेट सैंक्शन रिलीफ एंड अदर कंसेशन फ्रॉम द वेस्ट। अब चूंकि जब से ये टेंशन से राइज हुए हैं, बहुत सारे सैंक्शन रसिया पे इंपोज कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन है, ट्रेड सैंक्शंस है, बहुत सारे ऐसे सैंक्शंस रसिया पे इंपोज कर दिए गए। तो रसिया इस टेंशन को इसलिए भी हाई करके रखा हुआ है ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस रसिया पे इंपोज कर रखे हैं, जिसके कारण से जो अदर कंट्रीज हैं वह रसिया के साथ प्रॉपर ढंग से ट्रेड एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो रसिया इसलिए टेंशन हाई रखे हुए है कि ताकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, स्पेशली यूएसए, उन्हें सैंक्शन रिलीफ प्रोवाइड करे ताकि उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छा हो सके। वेस्ट का क्या स्टैंड है? ये तो रसिया का स्टैंड है कि रसिया ने कहा कि यूएसए एश्योर करे कि नाटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा। दूसरा कहा कि ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी है ताकि रसिया को प्रोहिबिट किया जा सके यूरोपियन यूनियन के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को डेवलप करने से। उसका यह भी कहना है कि हमने ये इसलिए टेंशन हाई कर रखा है ताकि हमको सैंक्शन रिलीफ मिले। अब वेस्ट का क्या कहना है? तो वेस्ट, जब ये रसिया इतनी सारी बातें कहता है तो वेस्ट बहुत सारे मैटर पे चुप्पी साधे हुए है। वेस्ट का देखिएगा, वेस्ट हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू द रशियन रेड लाइंस विथ रिगार्ड टू नॉन एक्सपेंशन ऑफ नाटो ईस्टवर्ड, नॉन डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स नियर द रशियन बॉर्डर। अब चूंकि रसिया का कहना है कि सिर्फ आप यूक्रेन की बात ना करें, यूक्रेन को इंडक्ट करने की बात नहीं, आपने जो नाटो एक्सपेंशन का जो रूल बनाया हुआ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है, उसको कम कीजिए। कुछ बीते सालों में नाटो के बहुत सारे कंट्री नाटो के मेंबर बने हैं। रसिया का स्टैंड है कि आप जो नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं उसे कम करें, उसे रोके। लेकिन वेस्ट कंट्रीज ने, स्पेशली जो नाटो का गार्जियन कहिए, यूएसए ने इस पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वेस्ट हैज एक्यूज्ड रसिया ऑफ प्रीपेयरिंग फॉर एन इमिनेंट इन्वेजन, और उल्टा वेस्ट ने रसिया को ऐसा उन्होंने कंप्लेन किया है कि जो रसिया है वह शुरुआत से ही एक बड़े इन्वेजन के लिए प्रिपेयर कर रहा था खुद को। और ऐसा नहीं है कि कोई एक या इमीडिएट रीजन था यूक्रेन का नाटो में मेंबरशिप होना, यह कोई इमीडिएट रीजन नहीं था। रसिया बहुत दिनों से यह बड़ा प्लानिंग कर रहा था कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल यूक्रेन पे कर ले। यह वेस्ट ने एक्यूज किया है, वेस्ट ने यह कहा है।
West has determined to keep Ukraine away from Russia control because Ukraine act as a crucial buffer between Russia and West. यूएसए स्पेशली वेस्टर्न कंट्री जो भी है, नाटो ग्रुपिंग है, उन्होंने इसलिए भी टेंशन हाई कर रखा है क्योंकि जो यूक्रेन का जो पोजीशन है वो ट्रेड रूट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, डिफेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो इसका जो पोजीशन है यूक्रेन का, कि जिस कंट्री के पास में यह जिसका कंट्रोल रहेगा वो एक अच्छे पोजीशन में रहेगा, उस रीजन में वह सुपर पावर हो सकता है। तो इसलिए ने भी वेस्ट का स्टैंड है कि हम यूक्रेन को रसिया के पास नहीं जाना देना चाहते, उसको अल्टीमेट कंट्रोल रसिया के हक में नहीं होना चाहिए, इसलिए वेस्ट ने ये टेंशन हाई करके रखा है। अब बात अगर हम करें कि इफेक्ट ऑफ वार ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, अब ये इतने दिनों से वार चल रहा है और जैसा कि मैंने बताया कि रसिया का अगर देखें तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, रसियन अपने ऑयल अपने गैसेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यूक्रेन की बात करें तो वो अपने व्हीट प्रोडक्शन, सनफ्लावर ऑयल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर और ट्रेड रूट प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इतने लंबे समय से अगर कोई वार चलेगा तो ऑलरेडी सी बात है कि बहुत सारे डायमेंशन पे यह इफेक्ट डालने वाला है। व्हीट प्रोडक्शन रुकेगा, व्हीट एक्सपोर्ट रुकेगा, मार्केट में उसके दाम बढ़ेंगे, पॉवर्टी हंगर बढ़ेगा, मैल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, फाइनेंशियल क्रंच होगा, जो भी कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं उनका बिल बढ़ेगा, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट राइज होगा, फॉरेक्स रिजर्व उनका कमेगा। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे। जैसे पॉवर्टी और हंगर की बात करें, अभी रिसेंटली अगर आप देखिएगा ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स निकला था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकला था, उसमें भी इंडिया का कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, 107 पोजीशन पे था। या अदर कंट्रीज की भी बात करें तो उनका पोजीशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इंपोर्ट हैं अगर वो कर रहे हैं ऐसे दो कंट्री से जो वार में इन्वॉल्व है, तो उनका बिल बढ़ेगा, लोगों का रिच कमेगा, एक्सेसिबिलिटी कमेगी, अवेलेबिलिटी कमेगी फूड्स की, तो पॉवर्टी और हंगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एनर्जी ट्रेड, जैसा कि एक जस्ट एग्जांपल आपने देखा था, नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो कि रसिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में साइन होने वाला था एनर्जी पैक्ट के लिए, जिससे रसियन जो गैस है वह यूरोपियन यूनियन को सप्लाई किया जाता। तो अगर ये वार चल रहा है, ये प्रोहिबिट हो गया, रुक गया, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड एनर्जी का जो व्यू है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। रसिया बहुत सारे ऑयल इंडिया को भी इंपोर्ट करता था, तो अगर हमारे यहाँ ऑयल अब महंगा अगर बिकने लगेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, और इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करेंट अकाउंट डेफिसिट फिर हाई होगा, और यही चीज सारे वर्ल्ड के लिए सेम होगा। कमोडिटी ट्रेड, अब चूंकि वो एक ट्रेड रूट भी प्रोवाइड करता था जो कि हाल्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो कमोडिटी का ट्रेड है वो कहीं ना कहीं अब धीमा हो जाएगा, या अगर कमोडिटी पहुंचेगा भी तो उसका एक्सेस नहीं हो पाएगा सबके पास, उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो ये अनदर इंपैक्ट पड़ेगा। सर्विस एंड ट्रेवल ऑल्सो अफेक्टेड बाई, बहुत सारी कंपनीज यहां भी है, रसिया में है, यूक्रेन में अपना एस्टेब्लिश किए हुए हैं बेसिस, तो इसके वजह से इन दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेवल हो रहे थे, जो सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे थे, वो हार्ट हो रहा था। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कोर्स कर रहे थे, अब वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया, ऑपरेशन गंगा चलाया गया, उनको इवैक्यूएट किया गया। तो ये सारे सर्विसेज सिर्फ इंडिया की बात नहीं है कि अदर कंट्रीज के भी लोग वहां पे वो करने जा रहे होंगे, मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे होंगे, अदर सर्विसेज के लिए जा रहे होंगे, रसिया भी जा रहे होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, अब इतना वॉर चल रहा है, इतने लंबे समय से चल रहा है, कोई भी कंपनी इस मेजर दो कंट्रीज में जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर किसी कंट्री ने ऑलरेडी जब इन्वेस्ट कर दिया है तो उनको लॉसेस होंगे। अब वहां से पॉपुलेशन भाग रहा है तो उनके सामान जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनका डिमांड कमेगा, तो डिमांड कमेगा तो इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा। सो ये कुछ ऐसे इफेक्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस वॉर। अब बात करते हैं, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमी पे इफेक्ट था, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें कि रसिया यूक्रेन के क्राइसिस से
इंडिया पे क्या इफेक्ट है, क्या क्या इसके रिवर्स देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ऐसे कारण है, क्योंकि अब देखिएगा क्रूड ऑयल जो रसिया से है, हम रसिया से बहुत मात्रा में हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी फ्रंट पे बहुत ज्यादा यह वार प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अगर रसिया से हम इतने ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, तो अगर यह वार कंटिन्यू चलते रहा तो हमारा इंपोर्ट जो है वह बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो हमारे इंपोर्ट बिल भी हाई होंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट हाई होंगे, फॉरेक्स रिजर्व कमेगा। सो इसका एक इंपैक्ट हमारे यहां पे यह पड़ने वाला है। दूसरा है एक्सपोर्ट। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री को, कोई भी चीज, अब शिपिंग के थ्रू करे या भी किसी अदर ट्रेवल के मीडियम से करे, तो जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो अगेन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, तो हमारे जो गुड्स है, सर्विसेज है, उनका जो डिमांड है वहां कम हो जाएगा, तो हमारे एक्सपोर्ट को भी यह अफेक्ट करेगा। दूसरा है एग्रीकल्चर। यह सबसे बड़ा रीजन है। रसिया एंड यूक्रेन आर द मेजर ग्लोबल सप्लायर ऑफ व्हीट, कॉर्न एंड सनफ्लावर ऑयल। इंडिया इंपोर्ट मोस्ट ऑफ द सनफ्लावर ऑयल फ्रॉम यूक्रेन। Considering the demand of oil in India, the prices rise of sunflower oil will further increase inflation. अब इतने समय से वॉर चल रहा है और जो इंडिया में स्पेशली सनफ्लावर ऑयल्स आते हैं, जैसे रसिया से क्रूड ऑयल आता है, ठीक उसी तरीके से यूक्रेन से हमारे पास सनफ्लावर ऑयल्स आते हैं। अब ये सनफ्लावर ऑयल इतने लंबे से समय से वो युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आना इसका जो हमारे हम इंपोर्ट करते थे वो डिसरप्ट हो जाएगा। अगेन डिसरप्ट होगा, जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज है इसके, अभी भी रिजर्व है इसके, उनके प्राइसेस राइज हो जाएंगे। अगेन हमारे यहां मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। स्टील सेक्टर ये एक मेजर सेक्टर है जो इस वॉर ने इसको अफेक्ट किया है। द एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल इन इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वॉर इज लाइकली टू कीप स्टील प्राइसेस एट बायंट लेवल इन द नियर टर्म, विच विल बेनिफिट इंडियन प्लेयर्स। क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को ये बेनिफिट करेंगे, क्योंकि अब वॉर हो रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम हो नहीं रहा होगा, तो इनका जो प्राइसेस है वो चलिए स्टैंड स्टिल रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाला है। इसलिए इस सेक्टर पे भी लॉन्ग टर्म अगर इसका इफेक्ट देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में इसका निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा पहला टॉपिक था, रसिया यूक्रेन क्राइसिस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वॉर, इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। सारे डायमेंशन हम देख लिए हमने, बैकग्राउंड देखा हमने, रसिया का क्या स्टैंड है, वेस्ट का क्या स्टैंड है, वर्ल्ड लेवल पे इसके क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, इंडिया लेवल पे इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वह है फ्रीबीज कल्चर का। और ये फ्रीबीज क्या है, तो अक्सर स्पेशली जब आप हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर जाते हैं कि अगर हम जीत गए तो हम फ्री में मोटरसाइकिल बांट देंगे, फ्री में कार बांट देंगे, फ्री में लैपटॉप बांट देंगे। कोई तो ऐसे भी कह देता है कि फ्री में पूरा का पूरा हम आपको घर ऐसा ऐसा बड़े बड़े बंगलो दे देंगे। तो बेसिकली ये जो लुभावने हैं जो आपको स्पेशली एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दिए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, इस फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, बिजली, घर, रहना, खाना पीना, सब कुछ। नाम से ही आप देख सकते हैं फ्री वीज। उनका मेन मकसद इन फ्रीबीज प्रोवाइड करने का, ये बड़े बड़े वादे प्रोवाइड करने का एक ही मेन मकसद होते हैं कि अपना वोट बैंक वो सिक्योर कर सके। अब जो जितने बड़े वादे करेगा लोग उसके तरफ ज्यादा, चूंकि अब इंडिया में कारण ये भी है कि अभी भी लिटरेसी हमारे यहाँ उतना अधिक है नहीं, और कुछ स्टेट्स में तो काफी कम है। अगर एग्जांपल हम बिहार की बात करें तो लिटरेसी अभी भी कम है। यहाँ हमारे यहाँ भी अभी भी पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, क्रीड बेस्ड पॉलिटिक्स, रेसेस बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स बहुत सारे जगहों पे हमारे यहाँ हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े वादे से लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कोई वादे करके चले जाए कि कल अगले साल हम आपको घर बना देंगे, जी जाएंगे, लोग उनको वोट करने लगते हैं। तो बेसिकली यह जो एजेंडा है फ्रीबीज का कि अपना वोट बैंक को सिक्योर किया जा सके। लेकिन यह जो फ्रीबीज कल्चर है वह इंडिया में बहुत सारे फ्री एंड फेयर पॉलिटिक्स का जो हमारे यहाँ रूल्स है उसके अगेंस्ट में है। इसके बहुत सारे रिवर्स कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, इसके प्रोज भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरी की तरह पूरा मतलब गलत साबित हो सकता है, इसके कुछ प्रोज भी हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, कुछ लोग तो सब्सिडीज को भी फ्रीबीज के कल्चर में कंटेन करने लगते हैं, बट नहीं, सब्सिडीज अलग है। जो जरूरतमंद है,
जिनको जरूरत है कि कुछ चीजें फ्री में मिलनी चाहिए, सब्सिडीज के रूप में उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाता है। दैट इज नॉट फ्रीबी। फ्रीबी इज समथिंग एल्स, कि आपको बड़े बड़े लुभावने दिए जा रहे हैं। और रिसेंट एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 साल में, पिछले 30 साल में अगर हम बात करें तो इस फ्रीबीज के कारण हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी बढ़ गई है। अभी एक रिपोर्ट लाया है जो कि 30 सालों में इस फ्रीबीज कल्चर के कारण जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड कर रही हैं वो हमारे सोसाइटी में, हमारे पूरे कंट्री में इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया है। कुछ स्टेट्स बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस है, कुछ स्टेट्स बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये जो कल्चर है कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए कुछ मायनों में अच्छे साबित भी हो रहे हैं, कुछ मायनों में बहुत ज्यादा ही इनका नेगेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें नीड ऑफ फ्रीबीज, क्या नीड है, क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नेगेटिव इंपैक्ट है तो पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। तो पहला अगर नीड की हम बात करें तो फैसिलिटेट ग्रोथ। कुछ ऐसे एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें, देयर आर सम एग्जांपल्स दैट शो दैट some expenditure outlet do have overall benefits such as public distribution system, employment guarantee scheme, support for education and enhanced outlays for health, infrastructures। कि जैसे कब कोई गवर्नमेंट आती है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको कहती है कि हम आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस प्रोवाइड करेंगे, फ्री में एजुकेशन देंगे, तो कहीं ना कहीं जिस एरिया का, जिस स्टेट्स का, जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अभी तक ग्रोथ नहीं हो पाया, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनका ग्रोथ हो सकता है अगर फ्री में सरकार जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करती है आपको। दिस इज गुड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वन टाइम मील भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ पर्पस, जिससे हमारा हेल्थ इंडिकेटर्स में हमारा इंडिया का रैंक इंप्रूव होगा। दूसरा अगर बात करें हेल्प द लेसर डेवलप्ड स्टेट्स, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि काफी डेवलप्ड है, कुछ स्टेट्स काफी पुअर कैटेगरी में, जैसे बिहार, बहुत सारे इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे कंट्रीज है जिसको पुअर, बीमारू स्टेट्स पहले बोला जाता था। तो ऐसे अगर स्टेट्स में अगर ये फ्रीबीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन स्टेट्स के लिए यह बहुत ही एक ब्लेसिंग साबित हो सकता है कि वो उनका डेवलपमेंट जो अभी तक हर्डल था, जो रुका हुआ था, वो इस फ्रीबीज के हेल्प से वो ज्यादा डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली अगर इसकी बात किया जाए, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर स्टेट्स हैव और डू नॉट हैव सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट अपॉन द इमरजेंस ऑफ इलेक्शन, देयर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द पार्ट ऑफ पीपल विच आर मेट बाय सच प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज। कि इंडिया में अभी भी बहुत सारे सेक्शन है, हमारे लोग हैं कि इलेक्शन को बेसिकली वो एक त्योहार की तरह देखते हैं, कि जब भी इलेक्शन आता है तो उनको लगता है कि अब कोई आएगा तो हमारे इस डिमांड को फुलफिल करेगा। तो एक जो एक्सपेक्टेशन है पॉलिटिकल पार्टीज से कि जब भी इलेक्शन होगा तो कोई आएगा तो हमारे इस बार पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, कोई आएगा तो हमारे यहाँ जो रहने की व्यवस्था नहीं है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो ये जो फ्रीबीज है, जो लोग अभी भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए हैं, वह उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उस फ्रीबीज की हेल्प से वो फुलफिल हो पाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी टॉपिक्स को अपना एजेंडा बना लेते हैं कि अगर यहाँ उनको ये पता चल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज की डिमांड है, तो वो ये वादा कर देते हैं कि ठीक है हम फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों का, ये फुलफिल हो जाता है थ्रू फ्रीबीज। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें तो इसका ड्रॉबैक बहुत सारे हैं। अगर सब कुछ अगर हम फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन, सर्विसेज, ये सारी चीज हम फ्री में प्रोवाइड करने लगे तो पता चलेगा कि हमारे जो गवर्नमेंट का जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिकली यह बहुत ही अनस्टेबल है। आप सर्विसेज प्रोवाइड अगर करना चाहते हैं तो उस वहां के लोगों को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड मत कीजिए, उस लायक बनाइए ताकि वो उस चीज को एक्सेस कर सके, अवेल कर सके, उसकी एफोर्डेबिलिटी कर सके। फ्री में प्रोवाइड करने से अच्छा है कि आप उनको उस लायक बनाइए, जॉब प्रोवाइड करिए, इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कीजिए ताकि उसको वो एक्सेस कर सके। तो अगर हम पूरे मतलब कंटिन्यू हम हर एक चीज, एजुकेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड हो जाएगी। इंपैक्ट ऑन स्टेट फाइनेंशियल फिजिकल सिचुएशन, वैसे ही कि अगर जैसे जैसे आप कंटिन्यू अगर फ्रीबीज प्रोवाइड किए जाएंगे, अल्टीमेटली पूरा
टाइम तक के लिए, कोई नहीं लिमिटेशन है, जितना आप अवेल कर सकते हैं फ्री के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं आपके फिजिकल सिचुएशन को, हमारे स्टेट्स के फिजिकल सिचुएशन को धीरे धीरे डाउनग्रेड करेगा, डिक्लाइन करेगा। अगेंस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन होना चाहिए वह पूरा का पूरा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तो यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीवीज है वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आया, उसने ये डिमांड रख दिया कि चलो आप इसके बाद हम फ्री में लैपटॉप बांटेंगे, कोई आएगा कहेगा कि हम मोटरसाइकिल बांट देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे, वो हमारे इलेक्शन नॉर्म्स के अगेंस्ट में है। A step away from the environment. When free fees are about giving free power, it would lead to overuse of natural resource. जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई चीज आपको फ्री में मिलना लगे, हर चीज आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाने लगे, वाटर प्रोवाइड किया जाने लगे, तो लोग उसके कीमत को नहीं समझते हैं। लोग अनवांटेड यूज करने लगते हैं, उसको बहुत मिसयूज करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमको हमारे इन्वायरमेंट पे भी देखने को मिलता है। अगर आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल ना लगे, आप दिन रात पंखा चलाना स्टार्ट कर दीजिए, बल्ब जलाना स्टार्ट कर दीजिए, तो पावर का मिसयूज हो रहा है। जो हमारे फॉसिल फ्यूल है जो जनरेट कर रहे हैं उसका मिसयूज हो रहा है। अगर हम वाटर की बात करें, अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो उसका भी मिसयूज होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्रीवीज का कल्चर है वो उसका इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, बात आती है कि क्या इसे पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देना चाहिए, क्या फ्रीवीज बिल्कुल नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रियलाइजिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ फ्रीवीज। पहले तो ये, जब आप कोई चीज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर असेसमेंट होना जरूरी है कि अगर ये चीज हम प्रोवाइड करने जाए ना तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट्स हर एक डायमेंशन पे क्या होंगे। अगर आप वाटर सप्लाई पूरा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग उसका मिसयूज करने लगे, तो पता चलेगा कि धीरे धीरे वाटर की क्वालिटी खराब हो रही है, वाटर की क्वांटिटी खत्म हो रही है। अब कुछ सालों बाद लोगों के पास वाटर अवेलेबिलिटी नहीं रह जाएगी। तो आप कुछ एक प्रॉपर लिमिटेशंस, उसका प्रॉपर इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने के बाद ही ऐसे कुछ स्टेप्स ले, उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को एसेस करें, देन ओनली आप प्रोवाइड करें। फिर है डिफरेंशिएटिंग सब्सिडीज एंड फ्रीवीज। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सब्सिडी इज नॉट बेसिकली अ फ्रीवीज। ये कुछ ऐसे लोगों को, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया जाए जो इनके नीड में है। सो देयर इज अ नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीवीज एंड सब्सिडीज। अब ऐसा ना हो कि फ्रीवीज खत्म करने के चक्कर में सब्सिडी को भी टोटली बैन कर दिया जाए, क्योंकि यह वैसे लोगों को दिया जा रहा है सब्सिडी जो कि इसके नीड में है, डायर नीड में है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उनको नीड है। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमको फ्रीवीज और सब्सिडीज में डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। ये आज का हमारा 2 टॉपिक था, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि और इसमें क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्या क्या टॉपिक्स आप और कवर करने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।